अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा गवर्नर हाउस का हैकाथॉन हो रहा है, उसके उसको हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लोग हैकाथॉन को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं डिलीवरेबल 1 पे बात करूँगा, जो कि हमारे पास बेसिकली एक बुक क्रिएट करना है यूजिंग क्लॉड कोड, डॉक्यूसॉरस और स्पेक्ट प्लस के ज़रिए। इस हैकाथॉन में करना क्या है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं जिनमें मैं जो है बिगनिंग से लेके सारे स्टेप्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो हम उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन डॉक्यूमेंट्स का लिंक दिख जाएगा, तो आप लोग उनको ओपन कर सकते हैं साइड बाय साइड। तीसरा हम लोग देखेंगे रेट लिमिटिंग एरर क्यों आता है, इसका रीज़न क्या होता है, और टोकन्स को हम लोग वाइजली इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एपीआई कीज़ को चेंज करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एपीआई की को चेंज कर सकते हैं। और ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है मैं डब्ल्यूएसएल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कुछ पावर शेल के भी इसमें जो मसले हैं उनके बारे में भी मैं जो है जिक्र करूंगा, जो कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि लोग अपने फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर नेविगेट करना भूल जाते हैं पावर शेल के अंदर या डब्ल्यूएसएल बैश के अंदर। तो हम लोग जो है वो डब्ल्यूएसएल, ये डॉक्यूमेंट मैंने जो बनाया ये डब्ल्यूएसएल के लिए बनाया है, क्योंकि डब्ल्यूएसएल रिकमेंडेड था। लेकिन ये है कि जो पावर शेल वाले हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैंने आगे बताई नहीं है, और अगर एपीआई की चेंज करने का तरीका जो है हमारा वो कॉमन है, तो वो जो है इस वीडियो में दोनों के लिए कवर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन को रिज्यूम कर सकते हैं अपने, अगर आपने लैपटॉप बंद कर दिया है, अपना कंप्यूटर बंद कर दिया है, तो आप अगेन जब लैपटॉप कंप्यूटर खोलेंगे तो कैसे आप जो है वो वापस से हिस्ट्री से रेज्यूम की कमांड से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पुरानी इम्प्लीमेंटेशन को। फिर हम लोग प्रोजेक्ट रन करना सीखेंगे डब्ल्यू के एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो डब्ल्यू बेसिकली विंडोज सब लिनक्स सिस्टम है, जिसमें जो है हम लोग विंडोज़ की मशीन पे लिनक्स या लिनक्स का कोई वर्जन रन कर सकते हैं, जैसे कि यूबंटू। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली अपने जो है डॉक्यूमेंट की तरफ आऊँगा, जो हैकाथॉन का हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें आ जाऊँगा मैं डायरेक्टली। और ये है हमारा हैकाथॉन का डॉक्यूमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्रिएट अ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग फिजिकल एआई एंड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कोर्स। यानी कि हमें एक टेक्स्ट बुक बेसिकली क्रिएट करनी है और उसको फिर डिप्लॉय करना है। क्या नाम है उसका, हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टाइटल होगा बुक का, वो क्या है, फिजिकल एआई एंड ह्यूमनाइड रोबोटिक्स। ओके। और हमें ये जो बुक है ये एज अ कोर्स लेके चलना है, कि ये एक कोर्स होगा जो कि टीचर्स को या स्टूडेंट्स को गाइड करेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, तो ये बुक हमें लिखनी है। अच्छा, अब जो है इसमें अगर हम लोग आएँ और इसमें हम लोग नीचे आएँ और रिक्वायरमेंट्स पे आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 7 टोटल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बुक क्रिएशन, बुक बनाना, राइट अ बुक यूजिंग डॉक्यूसॉरस। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, डॉक्यूसॉरस एंड डिप्लॉय टू गिटहब पेजेस। तो डॉक्यूसॉरस के जरिए हम लोग बनाएंगे और गिटहब पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेककिट प्लस। फर्स्ट थिंग डॉक्यूसॉरस, गिटहब पेजेस, सेकंड थिंग और स्पेककिट प्लस। स्पेककिट प्लस के जरिए हम लोग जो है इसको प्रोजेक्ट को अपने स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। अब स्पेककिट होती क्या है इस पर हम बात करते हैं। और थर्ड चीज, थर्ड थिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लॉड कोड। क्लॉड कोड एक CLI है बेसिकली, जैसे हमारे पास जेमिनाई CLI है वैसे क्लॉड कोड CLI है। इसके पीछे हम लोग जो है जेमिनाई का मॉडल यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने क्लॉड का मॉडल खरीदा हुआ है, ये क्लॉड क्लॉड का जो मॉडल है वो पेड है, फ्री नहीं होता। तो अगर आप लोगों ने खरीदा हुआ है तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खरीदा हुआ है मेरी तरह, तो मैंने क्या किया कि क्लॉड कोड राउटर के थ्रू हमने इस पे जेमिनाई की एपीआई सेट कर दी। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो CLI है, यानी कि जो हमारा टर्मिनल है, वो कौन सा है, क्लॉड कोड का ही है। लेकिन बैकएंड पे हमारी जो एपीआई इस्तेमाल हो रही है वो जेमिनाई की इस्तेमाल हो रही है। अब क्लॉड कोड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो इसलिए हमने क्लॉड कोड को रखा है, वरना जेमिनाई CLI भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है हमारी पहली रिक्वायरमेंट। इस वीडियो के अंदर मैं पहली रिक्वायरमेंट की बात करूंगा। अगर आप सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए आए तो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मैं इस पर बात नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट डिलीवरेबल की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं डिलीवरेबल 1 की बात करूंगा, 1 की। और इसी तरीके से जब आपका एक डिलीवरेबल हो जाएगा तभी आप सेकंड पे जाएं। अगर पहला आपका नहीं हुआ तो सेकंड पे मूव ऑन नहीं करें। अगर सर अमीन की ये इंस्ट्रक्शन है कि पहले आप पहली रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लाइन से चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला आधा हुआ काम आपका और आपने सेकंड स्टार्ट कर दिया।
तो ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमने समझ लिया कि हैकाथॉन है क्या और कौन-कौन से टूल उसमें यूज़ होंगे। कौन-कौन से टूल यूज़ होंगे? डॉक्यूसॉरस होगा और स्पेककिट प्लस होगा और थर्ड क्लाउड कोड होगा जिसमें जेमिनी सीएलआई का एपीआई की लगी हुई होगी बैकएंड पे। ठीक हो गया? और डिप्लॉय हाँ, कहाँ पे हो रहा होगा? गिटहब पेजेस पे हो रहा होगा। तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हैकाथॉन है क्या, करना क्या है और करना कैसे। अब हमारे पास सेकंड चीज़ ये है कि मैंने जो है अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा हैकाथॉन है, जो हमारा पूरा एक प्रोसेस है, वो क्या होगा। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले जो है मैंने उसमें ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैंने WSL इंस्टॉल करना सिखाया। अब WSL में क्यों करवा रहा हूँ, देखें, हाँ, आप लोग चाहें तो पावर शेल पे भी कर सकते हैं, उसकी कुछ कमांड्स अलग होंगी, लेकिन सर अमीन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है हमारे पास WSL पे कुछ एरर्स ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि स्पेककिट जो है हमारा वो WSL से अच्छे कोऑर्डिनेशन पे चलता है। स्पेककिट प्लस की जो हमारी पैकेज है, लाइब्रेरी है, वो किस किस से ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन में चलता है? बैश से। सही है। बैश क्या है? बैश WSL का जो टर्मिनल है, ठीक है। अब WSL क्या होता है? WSL बेसिकली हमारे पास विंडोज सब लिनक्स सिस्टम्स है, सब सिस्टम फॉर लिनक्स। सही है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट ये समझ लें ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है उसी तरीके से लिनक्स जो है उसको एक लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है। जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो और मैक जो एप्पल की डिवाइसेस है उन पे मैक होता है। तो लिनक्स को चलाने का एक तरीका है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो विंडोज की मशीन पे मैं किस पे हूँ? विंडोज पे हूँ। ठीक है। तो विंडोज की मशीन पे मैं क्या कर रहा हूँ? टर्मिनल पे लिनक्स चला रहा हूँ। तो ये एक तरीका है, विंडोज WSL एक तरीका है लिनक्स को चलाने का विंडोज पे। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं WSL। अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो मैं मेथड करवा रहा हूँ ये WSL से करवा रहा हूँ। जो पावर शेल वाले लोग हैं वो चाहें तो अगर उनका पावर शेल से नहीं हो रहा है तो वो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस तीनों डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है। इसमें मैंने WSL को इंटायरली फॉलो किया हुआ है। हाँ, स्पेककिट वाली जो कमांड इसमें है, स्पेककिट वाला डॉक्यूमेंट है, वो दोनों के लिए है, वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेककिट है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि WSL पे चलेगी और उस पर नहीं चलेगी पावर शेल पे। तो स्पेककिट की जो कमांड्स हैं वो सेम है और वो यहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट से। तो सबसे पहले मैंने इस डॉक्यूमेंट को हम शुरू करते हैं। अब प्रोसेस हमारा पूरा स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट क्रिएशन से। प्रोजेक्ट क्रिएशन से पहले अगर WSL आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो WSL आप पहले इंस्टॉल करोगे। WSL से क्यों करना है? क्योंकि ये रिकमेंडेड है, सर अमीन के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है। ठीक है। तो मैंने सारा आपको एक बैकअप नॉलेज दे दी, बैकग्राउंड नॉलेज दे दी कि WSL से हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एरर्स हमारे पास कम आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि इंस्टॉल करने की यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स लिखी हुई है। अब ये इनमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ओवरव्यू देके चलूँगा क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप लोग खुद इसको पढ़ें। मैंने इजी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं मेजरली और रिपीटेडली, मिस्टेक्स जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको उनको मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा ताकि वो आप लोग नहीं करें। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने शुरुआत से जो काम हुआ हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोग इंस्टॉल करेंगे WSL को। इंस्टॉल करने की कमांड्स है वही आप लोग सब फॉलो कर लेंगे, इतने कोई वो बात नहीं है। रिबूट द PC एक एक कमांड पढ़िएगा क्योंकि हर चीज़ मैंने पॉइंट टू द पॉइंट लिखी है और ज़रूरी है। अगर कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो मसला हो सकता है आपके पास। सही है। तो ये हमारा यूबंटू इंस्टॉल हो गया। फिर हमारे पास जो है, अच्छा, यूबंटू इंस्टॉल हो गया। अब जो है वो इसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, क्लाउड कोड AI और क्लाउड कोड AI और क्लाउड राउटर में इंस्टॉल करवा रहा हूँ। और उससे पहले भी मैं Node.js npm UV करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है इन कमांड्स के थ्रू। फिर अच्छा, जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल हो जाए करे तो उसका आप वर्जन जो है वो यहाँ से ऐसे, जैसे यूवी इंस्टॉल किया तो यूवी का वर्जन मैंने देख लिया कि भाई इंस्टॉल हो गया ना। अगर यूवी का वर्जन की कमांड हमने लिखी और इसका वर्जन नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है, यूवी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऐसे करके कोई एरर आ रहा है, तो मतलब आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन आपको वापस अगेन करनी पड़ेगी। जीपीटी करके एरर्स देख लें या कमांड देख लें कि कमांड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट करने में भी कभी एरर आ जाता है, तो ये सब देख लिया करें। ठीक है। कॉपी पेस्ट जो है बड़ा ध्यान से किया करें, चीज़ों को उतना ही सेलेक्ट करें जितना रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि मैंने दोनों कमांड ये ऐसे ही कर ली। पहली कमांड है तो पहली कमांड पहले होगी, सेकंड कमांड है तो सेकंड कमांड उसके बाद होगी, और उतनी ही हो, कोई वाइट स्पेस नहीं है। सही है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें एक वाइट स्पेस सेलेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक करूंगा, कोई वाइट स्पेस नहीं है।
तो ये चीज़ें बड़ी कॉपी पेस्ट में ध्यान की तो होती है। फिर हमारे पास जो है वो अच्छा, एपीआई की का आपको एपीआई की इसमें ज़रूरत होगी। जैसे मैंने बताया कि जेमिनी एपीआई की का इस्तेमाल कर रहे होंगे फ्री वाली, तो हम लोग क्लाउड कोड पेड पे नहीं जा रहे। क्लाउड कोड पेड जो है वो काफ़ी महंगा है। तो एपीआई के लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं और अपनी एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर दें, अपने पास संभाल के रख लें कहीं, ठीक है। और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल जेमिनी एपीआई की अगर सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे सेव कर ली एपीआई की, तो ये सारी चीज़ें फिर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, क्लाउड कोड और क्लाउड कोड राउटर, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है क्लाउड कोड राउटर की। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे एक हमारे पास कमांड है, वो कमांड हमें चलानी होगी। तो यहाँ पे एक कमांड आपने यहाँ पे मेक dir यानी कि फ़ोल्डर क्रिएट किया हमने क्लाउड राउटर का डॉट क्लाउड का। तो ये 2 फ़ोल्डर हमने क्रिएट किए। अच्छा, अब यहाँ पे एक कमांड है बहुत बड़ी सी, इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे एक चीज़ है गूगल एपीआई की, ये चीज़, गूगल एपीआई की। तो ये आपको वही इस्तेमाल करनी है जो अभी आपने ऊपर जनरेट की है। तो ये पूरा कोड कॉपी करने से पहले यहाँ पे इसको कॉपी करके कहीं रखिएगा और यहाँ पे वो एपीआई की इस पूरी के बजाय डॉलर भी नहीं आना चाहिए शुरू में, इस पूरे के बजाय आपको एपीआई की अपनी रखनी है, सही है। फिर उसको आपको ये इस तरीके से कमांड रन करनी है यहाँ पे अपने यूबंटू के अंदर आके। तो आपके पास इस तरीके से आपको कमांड रन करनी है। यूबंटू आप खोलेंगे, अच्छा जब आपका यूबंटू इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से यूबंटू आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे इसको लॉन्च कर सकते हैं, फिर ये सारी कमांड आपको रन करनी है। तो आपका जो है क्लाउड कोड राउटर में जेमिनी एपीआई की सेट हो जाएगी, सही है। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि मैंने एपीआई की चेंज कर दी, तो खैर ये मैं बाद में भी अभी डिस्कस करूँगा। तो उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि एनवायरनमेंट में सेट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे इस कमांड के ज़रिए एनवायरनमेंट में भी सेट करनी है। ये क्या है, ये आपकी जो एपीआई की अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इस कमांड के ज़रिए आपको एनवायरनमेंट में सेट करनी है। एनवायरनमेंट यानी कि जो आपका बैश है, बैश यानी कि टर्मिनल है, उस टर्मिनल के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, एनवायरनमेंट में भी सेट करनी है एपीआई की, ठीक है। तो ये लोग करना भूल जाते हैं, लोग सिर्फ जो है वो claude.json की फाइल के अंदर अपनी सेट कर देते हैं एपीआई की और इन्वायरमेंट में सेट नहीं करते हैं। तो उसकी कमांड ये है, विंडोज़ यूज़र्स के लिए कोई और कमांड होगी। विंडोज़ यूज़र्स के लिए जो है वो इसकी कमांड जो है आप लोग निकलवा लीजिएगा, सेट इन्वायरमेंट करके होती है कोई। तो विंडोज़ यूज़र जीपीटी से भी आप कर सकते हैं, जीपीटी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कमांड है उसकी, किसकी, बैश की, ठीक है। जो यूबंटू के यूज़र्स हैं, जो डब्ल्यू से कर रहे हैं, उसकी है, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब अगर हम लोग क्लाउड.json की बात कर लें तो क्लाउड.json की जो फाइल है हमारे पास, वो कहाँ पे होती है। अब यूबंटू यूज़र्स जो हैं, डब्ल्यू वाले हैं, तो उनके लिए मैं जो है वो उनको बता देता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक कमांड होती है explorer.exe. स्पेस डॉट, सही है। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये कमांड है हमारी। ये क्या करती है कि अभी जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं टर्मिनल में हूँ अपने, और मैं चाहता हूँ कि भाई फाइल एक्सप्लोरर में मेरा वो ये फोल्डर ओपन हो जाए, सही है। तो मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाए, तो ये कमांड हम जब लिखेंगे तो ये वाला फोल्डर मेरा फाइल एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा, GUI में, ठीक है। तो इस कमांड को मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ और मेरे पास ये मेरे फोल्डर ओपन करके देगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर आ गया। तो क्लाउड.json की जो फाइल होती है आपकी, अब यूबंटू यूजर्स के लिए क्या होगा कि यहाँ पे यूबंटू होम ज़ाहिर और इनका जो आपका जो भी यूज़र है आपका नाम आ रहा होगा, और फिर यहाँ पे जो अभी आपने सेट किया था वो आ रहा होगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा। तो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो आपका जो प्रोजेक्ट जो क्रिएट है अभी, हो सकता है आपके पास इतनी चीज़ें नहीं आ रही होंगी क्योंकि आपने जो है वो पैकेट इनिशलाइज नहीं किया, और मैंने तो इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, आधी कर ली है, हाफ डन है मेरा। तो इसलिए मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके पास नहीं आ रही तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम पीछे जाएंगे, सही है। यहाँ पे मेरे पास ये रूट आ गया, मेरा रूट मतलब के जो आपका होम के बाद यूज़र है, यूज़र के बाद पहला लेवल, यहाँ पे सारे फोल्डर्स हैं मेरे पास यूबंटू के। यहाँ पे आप देखें क्लाउड.json की फाइल जो अभी हमने क्रिएट की थी, तो वो यहाँ पे इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर जो है मेरे पास सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लाउड.json की फाइल है, बैश आरसी की फाइल है, और भी बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर मैं क्लाउड
क्लाउड कोड राउटर की बात करूँ तो क्लाउड कोड राउटर भी सेटअप हो गया होगा आपका इस तरीके से। फोल्डर्स के अंदर अगर आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास config.json की फाइल होगी। config.json को मैं ओपन कर लूँगा। config.json को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से एपीआई की मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट की हुई है ये, ठीक है। तो ये एपीआई की आपको इस तरीके से सेट करनी है। तो जब भी आप एपीआई की चेंज करेंगे तो उसका खैर मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, तो उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो ये config.json की फाइल दिखाना चाह रहा था मैं आपको, यहाँ पे होती है config.json की फाइल। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं आऊँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया पूरा, ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस से चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो एपीआई की जब भी आप चेंज करेंगे तो मैं क्या बता रहा था कि क्या होगा, एपीआई की चेंज करते वक्त आपको दो जगह चेंज करना है। पहला आपको config.json में, जो config.json मैंने अभी आपको दिखाई वहां पे, सही है। वो कहाँ पे है, वो क्लाउड कोड राउटर के अंदर है। सेकंड आपको अपने एनवायरनमेंट यानी कि बैश में चेंज करनी है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ इको और यहाँ पे मैं करूँ गूगल एपीआई की, तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे एपीआई की दिखा देगा। मैं ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एपीआई की दिखा देगा। आप लोगों को कंफर्म करना है कि भाई यही एपीआई की है, नई वाली है, पुरानी तो नहीं दिखा रहा। अगर पुरानी दिखा रहा है तो उसको वापस से आपको यही वाली कमांड, कौन सी जो आपने पहले रन की थी, यही चला के आपको अपडेट करनी होगी, आपकी नई वाली की रख के ये चलानी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हम लोग क्लाउड कोड स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास CCR स्टार्ट करना है पहले, फिर CCR कोड करना है। तो आपके जो आप कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका आंसर दे देगा। इसका मतलब ये कि आपका सेटअप हो गया है, सक्सेसफुली सेटअप हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट क्रिएशन का स्टेप। तो प्रोजेक्ट क्रिएशन तो बेसिकली हमने कर ली थी, आई थिंक। नहीं, प्रोजेक्ट क्रिएशन नहीं की थी, WSL इंस्टॉल किया था और हमने CCR और क्लाउड कोड राउटर और क्लाउड कोड इंस्टॉल किया था और उसकी एपीआई की सेट की थी। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएशन करेंगे। सिंपल, हमने यूवी इंस्टॉल किया है, ये सारी आप चीज़ें कर लीजिएगा। यूवी इंस्टॉल एक ही मरतबा होगा, बार बार नहीं होगा, एक ही मरतबा होगा। एक ही मरतबा आपको प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है, बार बार आप नहीं बनाएंगे, पहली मरतबा बनाना है। ये कमांड पहली मरतबा रन होगी, सेम टू सेम ये वाली कमांड। अच्छा, ये वाली जो कमांड है ये आपको बार बार रन करनी पड़ेगी। अगर आपने लैपटॉप बंद कर दिया फिर वापस से ubuntu खोलने, तो मैं बहुत मरतबा एक मिस्टेक ये करता था कि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, अब मैं टर्मिनल वापस से अगर खोल रहा हूँ तो मैं क्या करता था, मैं क्लाउड CCR स्टार्ट यहीं पे कर देता था, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं अभी कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ अपने रूट डायरेक्टरी में। तो मुझे चेंज करके कहाँ जाना पड़ेगा, CD फिजिकल AI टेक्स्टबुक, ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग फाइल एक्सप्लोरर वाली जो कमांड मैंने अभी आपको दिखाई है, सेम टू सेम उसी तरीके से आप इस कमांड से अपना GUI खोल के देख सकते हो भाई मैं किस मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है। या फिर आप यहाँ से ये कर सकते हो, LS करेंगे तो हमारे पास फोल्डर का नाम आ जाएगा, और LS-A करेंगे तो हिडन फोल्डर्स भी मेरे पास आ जाएंगे। हिडन फोल्डर्स कौन से होते हैं? डॉट वाले, सही है। तो ये सारे फोल्डर्स आ गए। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम आ गया। अब मैं करता हूँ CD फिजिकल AI टेक्स्ट बुक, मैं P लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, पूरा मेरे पास आ जाएगा सजेशन में। एंटर किया, अब मैं यहाँ पे CCR स्टार्ट करूंगा। तो ये मिस्टेक मैं बहुत करता था। क्या मिस्टेक करता था कि मैं ऐसे ही कमांड रन कर देता था CCR स्टार्ट की, और वो मेरे रूट में स्टार्ट हो जाता था, जो कि गलत है। सही है, CCR स्टार्ट को आपको वहीं पे करनी है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आगे करना है। अब हम यहाँ पे इस पैकेट इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये वन टाइम स्टेप है, ये भी आपको एक ही मरतबा चलानी है कमांड, हर मरतबा नहीं चलानी। उसके बाद हमारे पास है ये सारे स्टेप्स आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैंने Context7 का MCP सर्वर और गिटहब का MCP सर्वर दोनों मैंने कनेक्ट करवाए हैं। ये दोनों पावरशेल वाले यूजर्स भी देख सकते हैं, WSL वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंस्टॉल कराई हैं, ये सब आप डॉक्यूमेंट से देख लीजिएगा। सारा कुछ इसमें जो है वो मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। इसमें जो है वो हमारे पास एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे स्टेप्स करने के बाद अगर आपका जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना ऑब्जेक्ट चेक करना है। ऑब्जेक्ट कैसे चेक होगा? जो आपका Context7 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कहाँ पे क्रिएट हुआ है? Claude.json के अंदर। तो Claude.json हमें कहाँ मिलेगी? Claude.json अगर हम अपने फोल्डर में आए और यहाँ पे मैं आऊँ रूट में, सही है, ये मेरा रूट आ गया। ये देखें, ये यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ पे Claude.json मिलेगी मुझे। Claude.json को मैं ओपन कर लेता हूँ अगर, तो यहाँ पे मेरे पास, अब देखें, अब जब आप Claude.json को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, Ctrl F दबाना है और यहाँ पे MCP सर्वर सर्च करना है।
एमसीपी सर्वर सर्च करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे देखें ये मुझे एमसीपी सर्वर का ऑब्जेक्ट ले आया, लेकिन ये किस डायरेक्टरी के अंदर है? ये जो क्लॉड डॉट जेसन की फाइल होती है इसके अंदर हमारे पास जब जब आपने क्लॉड को इनिशियलाइज किया या इंस्टॉल किया, तो जिस जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको यूज़ किया है, जिस जिस फोल्डर के अंदर आपने इसका एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया है, या जिस जिस फोल्डर के अंदर जिस जिस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट बने हुए, तो मैंने इसको रूट में भी एक मरतबा कर लिया था गलती से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रूट में खोल लेता था, तो उसने यहाँ पे भी कन्फिगर कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है आप वो देखें। तो ये नहीं है मेरा प्रोजेक्ट, ये तो रूट है। तो मैं वापस से एक और मरतबा एंटर दबाऊंगा, और जब मैंने वापस से एक और मरतबा एंटर दबाया तो ये मुझे ले आया मेरे प्रोजेक्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। यही है मेरा प्रोजेक्ट, होम रूट, यानी कि होम के बाद जाहिर मेरा यूजर नेम और फिर मेरे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका एमसीपी सर्वर का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से दिखना चाहिए। अगर ये कभी कभी इसमें ग्लिच है, ये कमांड जो जब हम चलाते हैं कनेक्ट करने वाली, तो वहाँ पे ये npx कुछ इस तरीके से लगा देता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट इसी तरीके से होना चाहिए एज इट इज। अगर नहीं है तो आप मैनुअली इसको टाइप कर दो यहाँ पे आके कि भाई ये आप ये गलत है, आप इसको मैनुअली आके टाइप कर दोगे। तो ये फिर आप जब इसको टाइप कर दोगे फिर कंट्रोल एस दबाओगे, यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं हम लोग। सेव करेंगे, सेव एस नहीं करना, सेव करना है, सेव और बंद, इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर जब आप इसको वापस से चेक करेंगे तो आपका ये कनेक्टेड आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सारा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गिटहब का एमसीपी सर्वर मैंने कनेक्ट करवाया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। गिटहब का एमसीपी सर्वर में भी आप सेम टू सेम यही काम करेंगे कि आपका जो है वो, अच्छा सॉरी, मेरा जो है वो थोड़ा नज़ला ज़ुकाम है, इसलिए प्रोबेबली आप लोगों को डिस्टर्बेंस आ रही होगी माइक के थ्रू, तो उसके लिए माजरत। अ, तो हमारे पास जो है वो गिटहब का भी इसी यही तरीका है कि जो आपके पास क्लॉड डॉट जेसन है, अगर मैं उसके अंदर आऊँ अगेन और मैंने बंद कर दी थी ये फाइल, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं एमसीपी सर्वर वापस से आऊँ नीचे, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट एमसीपी सर्वर्स का ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं कॉमा डाल के अपना ये वाला ऑब्जेक्ट भी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपना टोकन लगा दूंगा। बेयरर के बाद आपके पास टोकन आ जाएगा, तो ये नहीं भूलिएगा आपको टोकन जनरेट करवाना है और यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिटहब का एमसीपी सर्वर। तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने ये चीज़ें करवाई हैं, एमसीपी सर्वर्स कनेक्ट करवाए हैं और प्रोजेक्ट क्रिएशन और स्पेककिट की इनिशियलाइजेशन करवाई है। अब हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को मेनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अब हम लोग काम कैसे करेंगे? हम जो है हमारे पास जो स्पेक किट है, पहले तो वो होती क्या है, पहले तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। तो स्पेक किट बेसिकली ये होती है कि जो हमारी वाइब कोडिंग है उसको एक स्ट्रक्चर दे देती है। अभी तक हम लोग जेमिनी CLI से वाइब कोडिंग करते हुए आ रहे थे, ऐसा ही है। तो स्पेक किट प्लस का जो हमारे पास फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, ये क्या करती है कि हम हमारी जो वाइब कोडिंग है उसके ज़रिए उसमें हमारे पास एक एडिशन हो जाता है एक चीज़ का, वो क्या है? स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग अपने फाइल्स या अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल हमारे पास होती है। सही है, अगर मैं आ जाऊँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो चैप्टर 14 के अंदर मेरे पास जो है वो उसकी स्पेक किट प्लस की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। अब स्पेक किट बेसिकली क्या करती है कि हमारी जो वाइब कोडिंग है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जीक्यूट करती है। यानी कि वाइब कोडिंग तो हम लोग करते आए हैं, लेकिन वाइब कोडिंग से नुकसान ही होता था कि हमारा प्रोजेक्ट एक स्ट्रक्चर में नहीं होता था। अब क्या होता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करनी होती हैं वाइब कोडिंग करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले, कोड एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले। हमारा जो एजेंट है वो क्या करता है? रिक्वायरमेंट्स क्लियर करता है। कैसे करता है? इसके कुछ इस फ्रेमवर्क ने कुछ स्टेप्स बताए हुए। उसमें सबसे पहले हमारे पास है इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है भाई प्रोजेक्ट वाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड, कुछ हम स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि कोड किस तरीके से करना है, कुछ के कोड के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, कुछ एक रूल बुक हम लोग जो है वो सेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है जो हम क्रिएट करेंगे। फिर हमारे पास है स्पेसिफाई फेस। अब स्पेसिफाई फेस जो है वो क्या होता है कि उसमें हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक हो गया। उस इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास जो है वो
प्लान फेज है। अब ये प्लान फेज क्या होता है, ये हमारे पास हाउ विल यू एक्चुअली बिल्ड इट। तो जो हमारा जो एजेंट है उसको हम जो है वो फाइल ये जनरेट करते हैं। जनरेट तो ये खुद ही करते हैं, हम बेसिकली कमांड दे रहे होते हैं। तो उस कमांड के थ्रू हम लोग जो है ना फाइल्स को जनरेट करवा रहे होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल हो गई, स्पेसिफाई की फाइल हो गई, प्लान की फाइल हो गई, टास्क की फाइल, ये सारी हम एक कमांड देते हैं। उस कमांड के थ्रू कुछ कमांड्स होती हैं, उन कमांड के थ्रू हम लोग जनरेट करवा रहे होते हैं। तो प्लान क्या कर रहा होता है कि बेसिकली एक पूरा प्लान होता है कि एजेंट को वो बताता है कि भाई आपको पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, फिर उसी प्लान के बेसिस पे टास्क की फाइल जनरेट होती है। टास्क की फाइल क्या कर रही होती है, उन प्लान में जो चीज़ें प्लान जो हमारा पूरा एक प्लान है उस प्लान को पूरे छोटे छोटे टास्क में तोड़ देती है। तो ये टास्क की फाइल हो गई हमारी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे वापस। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम फाइल क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें अपना क्लॉड कोड राउटर स्टार्ट करना है, सी सी आर स्टार्ट से, फिर दूसरे टर्मिनल में सी सी आर कोड से अपना जो क्लॉड कोड है वो स्टार्ट कर देना। अब जब फाइल क्रिएट करने की बारी आती है तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है, तो वो कैसे क्रिएट होगी, एक कमांड से। ये कमांड हमें खुद बनानी होगी। एस पी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है, लेकिन जो इसमें हमारे पास जो आगे की कमांड है वो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अब इस कमांड को बनाने का एक आसान सा तरीका है, या इन कमांड्स को बनाने का इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उसके बाद वाले स्टेप की, स्पेक फाइल बनाने की, तो उसमें भी मेरे पास इसी तरीके से सैम्पल कमांड है मैंने दी हुई है। आप लोग चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे ये बोलूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी खुद से क्रिएट करें, सही है, ताकि यूनिक हो, सबका सोल्यूशन यूनिक हो। तो ये मैंने सैम्पल कमांड आप लोगों के लिए आसानी के लिए दी हुई है। आप चाहे तो इसको ही कॉपी पेस्ट करके जो है जीपीटी से अपनी निकलवा सकते हैं प्रॉम्प्ट, और फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो हम अपना क्लॉड खोलेंगे और क्लॉड में इस तरीके से एस पी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन और इसको पूरा यहाँ पे कंट्रोल सी करके यहाँ से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने तरीका एक किया था अपनी फाइल्स की कमांड बनवाने का तरीका, तो बहुत आसान सा तरीका है। मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि जिससे आपको एक प्रॉम्प्ट के अंदर सारी की सारी कमांड्स मिल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन की भी मिल जाएगी, स्पेक की भी मिल जाएगी कमांड, प्लान की भी मिल जाएगी, और बस यही तीन होती है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, अगर मैं आऊँ अपने हैकाथॉन वाले डॉक्यूमेंट में, तो आपको करना ये है कि आपने अपना हैकाथॉन वाला डॉक्यूमेंट खोलना है, यहाँ पे फाइल पे आना है, और फाइल पे आके डाउनलोड पे आना है, और डाउनलोड पे आके यहाँ पे डॉट एम डी मार्कडाउन की फाइल, इसको डाउनलोड कर लेना है, सही है। इसको डाउनलोड कर लिया, सेम टू सेम स्पेककिट पे आना है। स्पेककिट प्लस की गिटअप का मैं आपको यूआरएल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पेककिट प्लस पे आना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इस फाइल का रीडमी डॉट एम डी फाइल, स्पेककिट प्लस की रीडमी डॉट एम डी फाइल को डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। तो मैंने ये दोनों डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गई, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये दोनों मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो गई हैं, ठीक है, ये दोनों फाइल्स। अब मैंने क्या करना है, या तो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर लें, या फिर क्लॉड इस्तेमाल कर क्लॉड कर लें। तो मैं क्या, क्लॉड पे, क्लॉड डॉट कॉम, क्लॉड डॉट ए आई पे, यहाँ पे मैंने इसको दोनों फाइल्स प्रोवाइड की। मैंने इसको बोला भाई कि ये दो फाइल्स हैं और दो रीडमी फाइल्स हैं, जिसमें एक स्पेक्टेड प्लस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन है और दूसरी मेरी हैकाथॉन की है, जिसमें मुझे स्टार्ट करना और कंप्लीट करना है हैकाथॉन को। मैंने इसको बता दिया कि राइट नाउ मुझे मेरी रिक्वायरमेंट 1 है, जिसमें जो है डॉक्यूसॉरस के थ्रू मुझे जो है वो काम करना है। और रैक चैटबॉट और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है, मैंने इसको बोला कि अभी ये नहीं करना मुझे, जस्ट मुझे डॉक्यूसॉरस के थ्रू बुक जनरेट करनी है। तो उसकी मुझे जो है क्या दे दो, स्टेप बाय स्टेप कमांड दे दो, लेट्स वर्क टुगेदर एंड गिव मी स्टेप बाय स्टेप कमांड। जस्ट मैंने ये लिखा, मैंने इसको बता दिया मैं डब्ल्यू एस एल यूबंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे बताने की जरूरत थी नहीं ये, लेकिन ऐसे ही बता दिया था, ठीक है। तो अब इसने मुझे सारी की सारी कमांड दे दी। इवन इसने मुझे पुरानी कमांड्स भी दे दी जो मैं रन करके आ चुका हूँ, पाइथन इंस्टॉल करने की और दूसरी कमांड्स, नोड इंस्टॉल करने की और दूसरी कमांड्स इसने मुझे वो भी दे दी, सही है। तो हमें क्या करना है, इन सारी कमांड्स को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट हमें स्पेसिफाई वाली कमांड्स पाना है। तो ये मेरी स्पेसिफाई वाली कमांड आ गई, जिसने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड दे दी, फिर इसने मुझे एक स्पेसिफिकेशन की कमांड दे दी, सही है। इसने मुझे जो है फिर नीचे 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 आऊँ अगर मैं, तो टेक्निकल प्लान की कमांड दे दी, ये मेरी प्लान की कमांड आ गई, एस पी डॉट प्लान,
सही है। उसके बाद नीचे मेरे पास अगर मैं आऊँ तो sp डॉट टास्क, अच्छा टास्क की कोई कमांड नहीं है, छोटी सी कमांड होती है, ये खुद जब हम रन करेंगे तो क्लॉड खुद ब खुद ये जनरेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास टास्क की कमांड जनरेट हो गई तो टास्क की फाइल जनरेट हो गई तो फिर मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो ये आसान सा तरीका है, आप लोग चाहो तो इसको और इन्हेंस करवा सकते हो, इसको फिर मैंने नीचे और इन्हेंस करवाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि क्लॉड को दोनों फाइलें, कौन कौन सी फाइल, रीडमी डॉट एम डी, किसकी रीडमी डॉट एम डी, एक स्पेक्टेड की, यानी हम स्पेक्टेड प्लस की इंफॉर्मेशन इसको क्लॉड को दे रहे हैं कि भाई ये स्पेक्टेड प्लस का हमारा पैकेज है या लाइब्रेरी है, इसको इस्तेमाल करना है हमें। सेकंड, हम अपने हैकाथॉन के डॉक्यूमेंट की रीडमी डॉट एम डी फाइल डाउनलोड करके इसको दे रहे हैं। दोनों फाइल दी, हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया, हमने इसको बोला कि भाई स्टेप बाय स्टेप कमांड्स दे दो मुझे, और इससे सारी कमांड्स दे दी। सही है। आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिर्फ एसपी वाली कमांड्स दे दो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेके टास्क या इंप्लीमेंट तक जितनी कमांड है सबके मुझे कमांड्स या प्रॉम्प्ट्स दे दो। जब आपने ये निकलवा ली तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। इसको कॉपी किया यहाँ से, इस पूरे को कॉपी किया। सही है। अब मैं अपना, अगर मैं जाऊँ अपने यूबंटू के अंदर डब्ल्यू के अंदर और मैं क्लॉड को रन कर लेता हूँ, CCR स्टार्ट, और दूसरे उसमें मैं CCR कोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लॉड ओपन हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसको पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक जैसे ही मैंने किया तो खुद ब खुद इसे पेस्ट कर दिया, या फिर मैं कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ तो उससे भी पेस्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ राइट क्लिक किया, इससे खुद इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने राइट क्लिक किया, इस प्रॉम्प्ट के बॉक्स के अंदर मैंने माउस से राइट क्लिक किया, खुद ब खुद ये इसने पेस्ट कर दी कमांड। ठीक हो गया। तो ये हमारा इजी तरीका है। मैं इसको यहाँ पे जैसा आपने एंटर करना है और ये शुरू हो जाएगा काम करना। सही है। इसी तरीके से एसपीएस और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये किया, तो अब बाकी जो दूसरी फाइल्स हैं उनके लिए भी यही करना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल हो गई, अच्छा जब कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल आप जनरेट कर लें ना, तो आपको क्या करना है कि फोल्डर के अंदर जाके देख लेना है कि भाई जनरेट हुई भी है या नहीं हुई। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आऊँ और यहाँ पे मैं आऊँ, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल पहले से होती है, तो ये रही constitution.md। सही है। इस तरीके से हिस्ट्री की भी बना देगा, हिस्ट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है हमारे पास, तो ये भी है। तो इस तरीके से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल पहले से होती है वो उसी को अपडेट कर देगा। तो इसी तरीके से जो सारी फाइल्स, अगर मैं स्पेक्स के अंदर आऊँ, स्पेक्स के अंदर मेरे पास ये फोल्डर है, इसके अंदर मैं आऊँ तो प्लान है, यहाँ पे स्पेक है, टास्क है, तो यहाँ पे बाकी की जो फाइल्स है मेरी यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई। और ये अगर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बना रहा है तो इसको बनाने दीजिएगा, ये अपने काम के लिए बना रहा है, जैसे इसने रिसर्च बना दी मेरे लिए और डाटा मॉडल बना दिया मेरे लिए, तो ये बनाने दीजिएगा इसको। ठीक है। तो इस तरीके से वन बाय वन आपने सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, क्लॉड से या चैट जीपीटी से पूरी प्रॉम्प्ट निकलवा के उसको रीडमी डॉट एम डी की फाइल्स देके। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पूरी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में आऊँ तो ये पूरा सारा स्टेप वही चीज़ है। अब आखिर में आपने एस पी डॉट इम्प्लीमेंट करना है। जब आप एस पी डॉट इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये खुद ब खुद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देगा। अब इम्प्लीमेंटेशन में भी ये है कि ऐसा नहीं है कि ये अ, ऐसा नहीं है कि आपने इसको एसपी डॉट इम्प्लीमेंट लिखा और ये जो है वो इम्प्लीमेंट करता चला जाएगा। बीच बीच में आपसे ये चीज़ें पूछेगा कि भाई मुझे जो है वो मुझे जो है वो ये फाइल एडिट करनी है, क्या मुझे इसकी परमिशन है, तो आपको यस अलाउ करना होगा उसका। या मुझे ये फाइल क्रिएट करनी है तो आपको उसको परमिशन देनी होगी, यस करना होगा। तो बीच बीच में आपसे ये चीज़ें पूछते रहेगा, तो आपको एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कि आपको उसको छोड़ दिया। सही है। तो देखते रहना है, इसको मॉनिटर करते रहना है। अच्छा, तो ये था हमारा पूरा तरीका कि हम कैसे अब करेंगे जब आपको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंट के बीच में बहुत बार आपके पास एक एरर आएगा 429 का, जिसमें ये होगा कि आपकी एपीआई का एरर आ जाएगा कि एपीआई की जो रेट लिमिटिंग है वो हो जाएगी, यानी कि आपका जो यूसेज है, जो आपने फ्री टीयर यूज़ कर लिया आपने सारा, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो यूसेज है वो कंप्लीट हो गया है, अब आप और यूज़ नहीं कर सकते और आपका जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि ये होता क्या है, यूसेज और टोकन्स के क्या होते हैं। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे अपने पास अपने गूगल एआई स्टूडियो में और यहाँ पे मैं आऊँ यूसेज एंड बिलिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मेरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है जेमिनी एपीआई का, जो मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एपीआई की बनाते हुए, तो जेमिनी एपीआई का मैंने बनाया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो रेड रेड सारा कलर आ रहा है। और आरपीएम, टीपीएम, आरपीएम क्या होता है, रिक्वेस्ट पर मिनट। सही है। और टीपीएम क्या होता है, टोकन पर मिनट। और ये आरपीडी क्या होता है, रिक्वेस्ट पर डे। तो अब बेसिकली इशू ये है कि
हमने जो है वो सारे टोकन्स एग्जॉस्ट कर दिए हैं, सारे टोकन्स हमारे जो लिमिट है उससे ऊपर हो गए, और आरपीडी जो हमारा रिक्वेस्ट पर डे वो भी जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से मेरे पास एक और अकाउंट है, तो अगर मैं उस अकाउंट को पिन करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला जो अकाउंट है मेरा, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे भी मेरी जो आरपीडी है वो भी एग्जॉस्ट हो गई है, और टीपीएम और आरपीएम। अच्छा, इशू इसमें ये है कि अगर आपका रिक्वेस्ट पर मिनट और टीपीएम ये दोनों आपके एग्जॉस्ट हो गई और आपके पास रिक्वेस्ट पर डे भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरा जो रिक्वेस्ट पर डे है वो भी अवेलेबल था मेरा, यानी कि 250 की लिमिट है मेरे पास, 120 या 130 तक था और बाकी अवेलेबल था, लेकिन ये दोनों मेरे ऊपर हो गए थे, यानी कि रिक्वेस्ट पर मिनट और टोकन पर मिनट। और रिक्वेस्ट पर मिनट जो है उसका मतलब ये कि एक मिनट में आप कितनी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, सही है। और टोकन पर मिनट का, अच्छा, टोकन का ताल्लुक वर्ड से है, इनपुट और आउटपुट से। तो जितने ज़्यादा टोकन होंगे मतलब उतना बड़ा इनपुट आउटपुट। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें इशू ये है कि हम लोग अपने इनपुट आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते इनपुट आउटपुट को? क्योंकि जो हमारा इनपुट आउटपुट है वो क्लॉड खुद जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, खुद से वो जब हमने इम्प्लीमेंट की कमांड दे दी उसके बाद हमारे पास से कंट्रोल गया। अब वो जो फाइल्स हमने जनरेट की उसको देखते हुए एग्जीक्यूट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इशू ये है कि इनपुट और आउटपुट का हमारे पास कंट्रोल नहीं है, तो हम इनपुट आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनपुट आउटपुट को ये टोटली खुद कर रहा है, सही है। तो जितना बड़ा इनपुट ये देगा या जितना बड़ा आउटपुट हमें एलएलएम देगा वापस, और वो जितनी बड़ी प्रोसेसिंग करेगा उतने ज़्यादा टोकन्स हमारे जनरेट होंगे। तो ये हमारे लिमिट में नहीं है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, सही है। तो ये लिमिट एग्जॉस्ट अगर आपकी हो गई, अच्छा, प्रॉब्लम दूसरी ये है कि अगर आपकी एक लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, जैसे कि आरपीएम या टीपीएम आपके दोनों एग्जॉस्ट हो गए, दोनों पे रेड आ गया, और इवन आपका रिक्वेस्ट पर डे अवेलेबल है, रेड नहीं हुआ है, उसके बाद भी ये जो है एरर 429 दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो इनकी पॉलिसी कुछ ऐसी है जेमिनी की, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, रिक्वेस्ट पर मिनट ज़्यादा कर ली और टीपीएम ज़्यादा कर लिया, इवन अगर आपका रिक्वेस्ट पर डे यानी कि आपका जो एक दिन का कोटा है वो रीच नहीं हुआ है, तो भी ये आपको रेट लिमिट कर देंगे और 429 देंगे, सही है। तो फ्री टियर में ये प्रॉब्लम है। अ, तो इसका जो सलूशन है वो यही है कि आप जो है अकाउंट बदलते रहें। दूसरा सलूशन इसका ये है कि आप थोड़ा-सा एहतियात से अपने मॉडल को यूज़ करें। मतलब ये कि जो आपका रिक्वेस्ट पर मिनट है, रिक्वेस्ट पर मिनट भी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। रिक्वेस्ट पर मिनट भी हमारा जेमिनी खुद ही यहाँ से, अगर हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखते हैं और जब हम इस पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो ये खुद ब खुद रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना, तो हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा-सा बेहतर करने के लिए? इसका जो हल है, हल तो नहीं कहूँगा मैं, एक चीज़ ट्राई हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम ये कर सकते हैं कि जब हमारे पास वो पूछता है इस तरीके से कि भाई, जब वो परमिशन मांगता है कि भाई क्या मैं एडिट कर दूं, तो आप जो है ना उसको फौरन यस ना करें। आप जो है 1 मिनट रुक जाएं, क्योंकि 1 मिनट आरपीएम जो है ये हमारे पास, इसका मतलब है रिक्वेस्ट पर मिनट। तो अगर हम उस वक्त वापस से यस फौरन कर देंगे तो वो वापस से फौरन हिट कर देगा, और हमारी इस तरीके से एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये एग्जॉस्ट हो गई तो फिर ये आरपीडी भी अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो जो है क्या होगा कि वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब आपके पास कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आए जो वो आप पे डिपेंड कर रहा हो कि भाई अप्रूव कर दें या एडिट कर दें, या वो आपसे कुछ इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे अभी मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब ये कुछ मांगे, इनपुट मांगे, तो आपने जस्ट ये करना है कि उसको थोड़ा सा रुक जाए, होल्ड डाउन करें और कुछ सेकंड्स रुक जाए, 30 to 40 सेकंड्स रुक जाए। 1 मिनट की साइकिल पूरी हो जाएगी तो ये लिमिट रीसेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मरतबा अगर ये रीच ऊपर हो गई तो फिर ये क्या करेगा कि आरपीडी जो हमारा रिक्वेस्ट पर डे, अगर कोटा उसका आपका पूरा भी नहीं हुआ होगा, तब भी वो आपको ब्लॉक कर देगा, रेट लिमिट कर देगा, सही है, लिमिट लगा देगा। तो इस चीज़ का हम ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया अभी तक, लेकिन एक आइडिया है, इसको करने ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि जब वो आपके ऊपर इनपुट डिपेंडेंट हो तो हम 1 मिनट रुक जाएं या कुछ सेकंड्स रुक जाएं, 30 to 40, फिर हम एंटर करें ताकि वो अगले मिनट में रिक्वेस्ट करे। इस तरीके से हमारी ये लिमिट एग्जॉस्ट होगी, और टीपीएम का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। एनीवेज, तो एक चीज़ मेरे साथ और हो रही थी, वो ये थी कि शायद आप लोगों को उसका
पता हो, क्योंकि मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की। वो अगर मैं आऊँ अपने गूगल एआई स्टूडियो में और ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे आप लोग देखें मैंने ये जो अकाउंट है इसकी एपीआई मैंने कल से इस्तेमाल नहीं की है, परसों से बल्कि, लेकिन अभी भी ये मुझे रीसेट नहीं कर रहा है। तो आई डोंट नो ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हर 24 घंटे बाद इसको रीसेट हो जाना चाहिए खुद ब खुद। तो मे बी आई एम रॉन्ग कि एक दफ़ा शायद एग्जॉस्ट हो गई तो शायद रीसेट नहीं होती। अगर आप लोग को पता है तो इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इस पे मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा-सा समझ लिया कि रेट लिमिटिंग क्यों होती है, क्या होती है और यूज़ टोकन्स वाइज़ली हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टेप, जो इम्प्लीमेंटेशन के बीच-बीच में आपको करना पड़ता है इसी एरर की वजह से, किस एरर की वजह से 429 के, कि आपकी लिमिट एग्ज़ॉस्ट हो गई है। वो क्या है? वो स्टेप ये है कि आपको बार-बार एपीआई कीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, और एपीआईज़ की कहाँ से लाएँगे? या तो आप नया अकाउंट बनाएँ, या फिर मेरी तरह जैसे मैंने अपने अब्बू का अकाउंट यहाँ पे एक ले लिया है, तो वो मैं यहाँ पे उसको लॉगिन करके उसको यूज़ करूँ। तो घर वालों के जो अकाउंट्स आप सब बहन-भाइयों के यूज़ कर सकते हैं, अब्बू-अम्मी का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, उसको न्यू प्रोफ़ाइल में मैंने लॉगिन कर लिया। जैसे कि अगर मैं गूगल क्रोम पे राइट क्लिक करूँ और क्रोम पे जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने प्रोफ़ाइल्स बनाई हुई हैं। एक ऐड करके उसी प्रोफ़ाइल में नहीं, क्योंकि फिर आपका एक अकाउंट अगर गूगल का है उसमें आप दूसरा कर लेंगे उसी प्रोफ़ाइल में, तो मिक्सअप हो जाएगा। तो आपने एक और प्रोफ़ाइल बनानी है और उस प्रोफ़ाइल में दूसरा अकाउंट डाल देना है गूगल का, ठीक है? उसमें आपने एआई स्टूडियो पे जाना है और यहाँ पे आप क्रिएट कर लेते हैं एक एपीआई की। यहाँ पे देखें मेरे पास एक जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी एपीआई की आ रही है, तो मैं अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई की को इस्तेमाल कर लूँगा। तो अब हम चलते हैं देख लेते हैं कि किस तरीके से एपीआई की को चेंज कर सकते हैं, सही है? और इसमें लोग बहुत कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, वो भी मैं बताता चलूँगा साथ-साथ। फिर हम देख लेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे रिज़्यूम करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट जब एक दफ़ा आपका क्रिएट हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया थोड़ा बहुत, तो आप उसको रन करके भी देख सकते हैं कि भाई कितना इम्प्लीमेंट हो गया, कितनी डेवलपमेंट हो गई, ये भी कर सकते हैं हम। तो अभी मैं ये सब दिखाऊँगा। तो अब चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एपीआई की चेंज करना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मैं अपना सारे टर्मिनल्स बंद कर दूँगा, सही है? ताकि शुरू से मैं आप लोगों को दिखाऊँ। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। मैं आऊँगा अपने यूबंटू में, और ऑब्वियसली अगर आप पावर शेल में हैं तो उसका भी मेथड जो है वो सिमिलर ही है। अगर मैं आऊँ अपने फ़ोल्डर के अंदर सीडी करके, अब यहाँ पे मैं अगर देखना चाह रहा हूँ मेरी एपीआई की कौन-सी अभी लगी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? एको डॉलर गूगल एपीआई की, ये कर सकते हैं। इससे मुझे पता चल गया ये वाली एपीआई की है, अब मुझे ये चेंज करनी है, ये एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ अभी यहाँ पे अपना सीसीआर कोड करूँ, सही है? अगर मैंने ये किया और अब मैं इसको जो है रेज़्यूम करूँ। अच्छा, रेज़्यूम करने का तरीका ये है कि आप जो है वो स्लैश रेज़्यूम लिखेंगे, तो यहाँ पे ये सेशन आ जाएगा आपका, ठीक है? लास्ट सेशन मेरा 4 आवर्स अगो का है, मैं इसी को करता हूँ एंटर, और अब मुझे ये देखते हैं रेज़्यूम करता है या नहीं करता। तो ये मुझे दे दिया था रीट्राइंग इन 28 सेकंड्स, देखें अटेम्प्ट 8, ये आ गया मेरा। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि भाई टाइम आउट हो चुका है आपका ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे वापस से रेज़्यूम लिखूँ, तो ये मुझे एरर वापस से दे देगा कि ये वाली एपीआई जो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। देखें ये मेरी आ रही है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये एपीआई की ये वाली है। तो इसमें जो है लिमिट पूरी हो चुकी है मेरी। तो ये देखें मुझे इसने कुछ इस तरीके से एरर देना स्टार्ट कर दिया। ये ग्लिच है इसका, इस तरीके से ये एरर दे रहा है। ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से वापस से बंद करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एपीआई की अपडेट करनी है। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सीडी फिजिकल, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएँगे फिर सेट करेंगे। ठीक है? तो अब मुझे अपना config.json ओपन करना है। config.json मेरा कहाँ पे होगा? क्लाउड राउटर के अंदर, क्लाउड राउटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे explorer.exe की कमांड से explorer.exe स्पेस डॉट, स्पेस नहीं भूलिएगा, एंटर किया, ये मुझे फ़ोल्डर ओपन करके देगा। मैं एक पीछे आऊँगा, पीछे आया, इधर मेरे पास क्लाउड कोड राउटर है, इधर आया, इधर मेरे पास config.json है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, एडिट इन नोटपैड किया, ये मेरे पास खुल गया। सही है, बाकी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो करंट मेरी एपीआई की है वो ये रही, इसको मैं हटाऊँगा और मैं क्या करूँगा, अच्छा तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी नई वाली क्रोम प्रोफाइल में आऊँगा, वहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन किया है, एआई स्टूडियो खोलूँगा और क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। एपीआई की इसके अंदर क्रिएट एपीआई की, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक क्रिएट प्रोजेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैकाथॉन
प्रोजेक्ट, सही है, क्रिएट किया मैंने, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो एपीआई की का नाम देंगे हम लोग, ये दे देते हैं हम लोग एपीआई की, जेमिनी एपीआई की और 2, इस तरीके से क्रिएट की करेंगे। वैसे तो एक डिफ़ॉल्ट वाली की थी, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एक और बनाऊंगा। ठीक है, तो एक और नई क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हैकाथॉन प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक हो गया। अब कॉपी करके रख दिया, अब फाइल में जाएंगे, सेव करना नहीं भूलिएगा, सेव किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो है वो, अब क्या करना है, अब हम लोग अपने वापस से यूबंटू के टर्मिनल में आएंगे और एको चेक करते हैं क्या हमारी एपीआई की अपडेट हुई या नहीं हुई। तो ये तो मेरे पास पुरानी वाली ही आ रही है, मेरे पास जो अभी वाली एपीआई की है उसके आखिर में RZ3 के आता है। तो ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी। क्यों पुरानी वाली आ रही है? क्योंकि मैंने जो है वो इन्वायरमेंट में सेट नहीं की। तो उसकी सिंपल सी कमांड है इन्वायरमेंट में सेट करने की, वो ये है। तो अब मैं यहाँ पे भी वही रख दूंगा, अपनी जो मैंने अभी पेस्ट कॉपी की थी RZ3 के। और इस पूरी कमांड को मैं, अच्छा ये कमांड जो है वो बैश के लिए है, अगर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए तो आप जो है जीपीटी पे जाके सिंपली ये कमांड दे सकते हैं और उसको बोलें कि मुझे विंडोज़ के लिए दे दो ये वाली कमांड, तो वो दे देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस कमांड को रन कर दूंगा। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरी एपीआई की सही आ रही है या नहीं आ रही। एक्को गूगल एपीआई की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एपीआई की मेरी सेट हो गई है। ये काम हो गया। अब मैंने क्लियर कर दिया टर्मिनल को। अब मैं CCR स्टार्ट करूँगा, ऑलरेडी रनिंग है तो CCR को स्टॉप करते हैं, एक मरतबा स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करते हैं ताकि ये वापस से जेसन कॉन्फ़िग लोड कर दे। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मैंने config.json में अपनी क्या अपडेट की थी, प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो क्या कर रहे होते हैं कि एपीआई की अपडेट कर दी, उसके बाद CCR स्टॉप नहीं करते। इससे ये होता है CCR स्टार्ट ऑलरेडी है पहले से बैकग्राउंड में और वो लोड करके नहीं ला रहा कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग हमने चेंज की है, तो कॉन्फ़िग जब हमने चेंज की है फाइल, तो वो चेंज करने के बाद उसको अगेन लोड भी करवाना है, उसके लिए हमें CCR स्टॉप करना पड़ेगा, फिर CCR स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे, उसके बाद ये लोड करके ले आएगा। अब हमारे पास मेमोरी में सेट हो गई है और साथ साथ हमने क्या कर लिया है, साथ साथ हमने एनवायरनमेंट में भी सेट कर लिया है। सही है, तो मेमोरी में भी सेट कर लिया, एनवायरनमेंट में भी सेट कर लिया config.json करने के बाद। ठीक है, तो अब मैं एक और टर्मिनल खोलूंगा। अच्छा, पावर शेल में भी यही स्टेप्स आपको करने हैं कि आपको CCR स्टॉप करके स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं वापस से वो मिस्टेक नहीं करूंगा जो मैं हमेशा से करता था कि मैं वापस से प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की चेक कर लूंगा कि भाई मेरी एपीआई की अभी क्या है, अपडेटेड है या नहीं है। सही है, अपडेटेड है। तो ये हो गया। अब जो है मैं CCR, ऑलरेडी CCR स्टार्ट कर चुके हैं, CCR कोड कर देंगे, एंटर। अब होपफुली मेरे पास एरर मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा ये मुझे बोल रहा है कि भाई अपडेट कर लो, तो ओके अपडेट कर लेते हैं। ये कमांड कॉपी करेंगे, क्या इसको हम यहाँ चलाएं? नहीं, यहाँ पे हम नहीं चलाएंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जब चलाएंगे तो एक हिट चले जाएगी और हमारा टोकन एक ज़ाया हो जाएगा, कुछ टोकन्स हमारे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C 2-3 मरतबा प्रेस करके बाहर आऊँगा क्लॉट से और अपने टर्मिनल में खुद से ये कमांड एग्जीक्यूट कर लूँगा। अच्छा, ये मुझे इस तरीके से गलत पेस्ट हो गई है कमांड। अच्छा, ये कमांड फॉर सम रीज़न मुझे पेस्ट नहीं करने दे रहा था, तो मैंने इसको टाइप करके एंटर किया तो मुझे ये कुछ एरर दे दिया। तो बेसिकली परमिशन का एरर है ये। जब हम यूबंटू में ये काम कर रहे होते हैं तो ये ग्लोबल लेवल पे हमें सूडो की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जीपीटी को दिया तो जीपीटी ने मुझे ये कमांड दे दी है। इस कमांड को कॉपी करते हैं और हम रन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसने मेरे से सही पेस्ट कर दिया, तो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब ये मुझे अपडेट कर देगा मेरे क्लाउड कोड को। ठीक है, तो ये मेरा क्लाउड कोड अपडेट हो गया। अब मैं रन करके देखता हूँ कि क्या अब जो हमने अभी एपीआई की इस्तेमाल की है, लगाई है, अपडेट की है, क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। लेट्स सी। तो ये अपडेट इसने कर दिया है। CCR स्टार्ट, स्टार्ट तो आई गेस हुआ हुआ है, डायरेक्ट कोड करता है, दूसरे टर्मिनल में स्टार्ट हुआ हुआ है। ठीक है,
लोडेड जेसन फाइल, ये हमने कर चुका है। और हम यहाँ पे आते हैं स्लैश रेज्यूम। जब भी आपको रेज्यूम करना हो तो स्लैश रेज्यूम करके कर सकते हैं, एंटर सेशन सेलेक्ट कर लें। अब ये देखते हैं कि क्या ये क्या करता है। तो रेज्यूम पे मैंने क्लिक किया, अगर मैं इधर आऊँ और अपने जो मेरी नई वाली एपीआई की है उसमें मैं यूसेज एंड बिलिंग पे आऊँ और यहाँ पे रेट लिमिट पे आऊँ, तो अभी तक यहाँ पे मेरा कोई यूसेज नहीं है। ठीक है, ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है फॉर सम रीज़न। एक काम करते हैं, इसको हम जो है रोकते हैं यहाँ पे और अगेन CCR कोड करते हैं। और इस बार मैं sp.implement की कमांड देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब ये इम्प्लीमेंट जहाँ से छोड़ा था वहीं से ये स्टार्ट, इसको करना चाहिए, वहीं से स्टार्ट करेगा और ये मुझे दे रहा है एरर। अच्छा, इसने मुझे जो है अभी एरर दिया और एरर देने के बाद इसने जो है एग्जीक्यूशन इस वापस से स्टार्ट कर दी। तो आप देखें यहाँ पे एरर गायब हो गया। तो वो जो एरर आया था वो आई डोंट नो क्यों आया था, लेकिन अगर हम लोग जो है अपने नए वाले न्यू अकाउंट में जाके देखें और यहाँ पे अपना हैकाथॉन का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं जो है डिफ़ॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट में था तो इसलिए यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हिट नहीं आ रही। तो आपको वही वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने क्रिएट किया था एपीआई की बनाते हुए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया था और डिफ़ॉल्ट जेमिनी प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया था तब तो ठीक है, यहीं पर आ रहा होगा। लेकिन मैंने क्रिएट किया था और वो इस्तेमाल यूज़ किया था, तो यहाँ पे मैं जब जैसे ही सेलेक्ट किया तो ये इसने मुझे बता दिया कि आपकी RPD 83/250 हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ है हैरानी की बात कि इतनी जल्दी हमारी लिमिट कैसे जो है वो पूरी हो गई, तो इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने पहली मर्तबा जो है ये इम्प्लीमेंट किया था, मतलब पहली मर्तबा मैंने इसको रन किया था, पहली हिट गई है ये और इतना इसने ज़्यादा कर दिया। एनीवेज, तो हमारी एपीआई चेंज हो गई है और हमारी जो हिट आई है वो दूसरी नई वाली एपीआई पे आई है। अब ये मुझे बोल रहा है कि सम चेकलिस्ट आर इनकम्प्लीट, टू डू यू वांट टू प्रोसीड विद इम्प्लीमेंटेशन एनीवे। अब मैं थोड़ा रुक गया, 2 मिनट रुक गया ताकि ये ओके फौरन हिट नहीं जाए। तो अब जो है मैं यस अगर इसको करता हूँ तो अब ये वापस से चलेगा और वापस से मे बी पॉसिबल मुझे एरर देगा। लेकिन जब भी ऐसा आपके पास एरर आए तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना, वो खुद ब खुद रिट्राई करता है, रीड्स को रिट्राई करने दें, वो रिट्राई करेगा। अभी इसने मुझे एरर नहीं दिया, सही है। अब मैं अगर इधर आऊँ, ये इसने जो है कुछ काम स्टार्ट किया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 272 है और यहाँ पे 83 है, और यहाँ पे अगर मैं इसको रिलोड करूँ और यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट है उसको थोड़ा सा जो मेरी वैल्यू बता रहा था, अब देखिए यहाँ पे 80 से 94 हो गया, सही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट बढ़ते रहेगी जैसे जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। और यहाँ पे देखें मेरे पास वापस से एरर आ गया। लेकिन क्या है कि ये जब एरर आए तो आपको इसको इससे घबराना नहीं है। देखें ये रिट्राई बोल रहा है, रिट्राइंग इन 6 सेकेंड्स, तो इसको होने दें, ये रिट्राई करेगा और नेक्स्ट रिट्राई में इंशाल्लाह ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तब देखें ये रीडिंग पे आ गया, तो इसको करने दें, ये बार बार रिट्राई करेगा। इसकी जो एक्चुअली में इशू ये है हमारा कि जो इनपुट आउटपुट टोकन्स हैं हमारे, जो इनपुट आउटपुट वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम पूरी बुक लिखवा रहे हैं, इसकी वजह से वो टोकन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये टीपीएम भर जाता है हमारा बहुत जल्दी। तो इसका सलूशन मैंने वही बताया था आपको कि क्या करना है, कि इसका जो है वो आप इस तरीके से करें। अब देखें यहाँ पे 614 टोकन्स इस्तेमाल हो रहा है इसमें। इसका ये है कि आप जो है वो थोड़ा रुक रुक के इसको इस्तेमाल करें, एक साथ इस्तेमाल ना करें, ठीक है। बाकी हमारी जो एपीआई है वो चेंज हो गई है, हिट आ गई है। तो जिन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि एपीआई चेंज नहीं हो रही, तो आई होप उन लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है, मैंने डिटेल में बता दिया। अब ऐसा करते हैं कि हम ये भी हमने देख लिया कि रेज्यूम कैसे कर सकते हैं। आप वहीं से जहाँ से आपने काम छोड़ा था वहाँ से स्लैश रेज्यूम करके काम स्टार्ट वापस से वहीं से कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे रन करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इधर आऊँगा और मैं इधर इसको एक बार आखिरी बार रिट्राई होने देता है, अगर अभी भी नहीं होता है ये तो छोड़ देता है, कंट्रोल C, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि
प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है। तो प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का तरीका, जैसे हम क्या करते थे, npm rundev। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर cd करके आपके आना है, npm rundev लिखना है, और यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि स्क्रिप्ट में से कोई बात नहीं, हम इसको जीपीटी को देते हैं और वो हमारा एरर अभी सॉल्व कर देगा। npm run, ओके, npm run होता है, npm run dev नहीं होता। तो npm run हमने किया और ये मुझे स्टार्ट बता रहा है, तो npm run start, ठीक है, npm run start। तो आई होप इस कमांड से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया अच्छा सा वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा मेन पेज है उसमें मसला है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ट्यूटोरियल में अगर मैं आऊँ तो मेरी बुक यहाँ पे आई है, थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई हैं, थीम वाली चीज़ आ गई है, सर्च बार आ गया है, तो कुछ कुछ आया है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें इसमें रहती हैं, तो वो चीज़ें करवानी होंगी। एनीवेज, हम प्रोजेक्ट को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, npm run start की कमांड से। तो ये इस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इम्प्लीमेंट का, ये सारा हमारा इसी तरीके से रन हम लोग करते रहेंगे। जब हमारी एपीआई एग्जॉस्ट हो जाएगी तो हम लोग जो है वो फिर वापस से एपीआई की चेंज करेंगे, और जो है उस पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे एपीआई चेंज वाला, फिर वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे रेज्यूम की कमांड से। और जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन नहीं जाता हम लोग देखते रहेंगे इसको रन रन कर करके कि कितना हो गया। और उसके बाद जो है ये सब जब काम हो जाएगा तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से हमें जो है वो डिप्लॉय करना होगा। अब डिप्लॉयमेंट के लिए ये है कि गिटहब पेजेस पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे या वर्सल पे कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, कहीं भी कर सकते हैं। और गिटहब रेपो का लिंक हमें देना होगा फॉर्म में, डिप्लॉयड पेजेस का लिंक देना होगा, डिप्लॉयड बुक का। इसी तरीके से एक वीडियो भी बनानी होगी जिसमें जो है वो डेमो देना होगा, थोड़े अपने कोड का, अपनी प्रॉम्प्ट्स का, क्या प्रॉम्प्ट्स हमने दी, और अपने सेटअप का, प्रोजेक्ट का डेमो देना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सारी सारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करते हुए ये चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि इसको डिप्लॉय भी करना होगा। डिप्लॉय करने की लाजमी है कि बिल्ड एरर्स नहीं आए, और उसके बाद जो है वो वीडियो का लिंक भी देना होगा, वीडियो रिकॉर्ड करके उसको वहाँ पे शेयर करनी होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं इसमें, और एकदम से इन लोगों ने जो हैकाथॉन अनाउंस किया है, तो उसके लिए प्रिपेयर जो है वो करना चाहिए था ज़्यादा अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी आई होप आप सब लोग हैकाथॉन कंप्लीट कर लें, मैं भी कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह सबका कंप्लीट हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।